शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th। आज हम लोग बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। बच्चों, टर्म इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकियोज और निमेन से मिलकर बना है। ओकियोज से को हम कहते हैं हाउस होल्ड एंड निमेन मीन्स मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से ग्रीक शब्द ओकियो नेमोन का अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स: इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies how we fulfill our unlimited needs with limited resources so that we can attain maximum satisfaction। अर्थात हम किस प्रकार से अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से पूरा करें जिससे कि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। इसी की स्टडी करने वाले साइंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा, नीड्स आर अनलिमिटेड, लेकिन आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया है जो कि LR मीन्स लिमिटेड रिसोर्स, सीमित संसाधनों को व्यक्त कर रहा है, जबकि एक बड़ा सर्कल जो कि हमारी अनलिमिटेड नीड्स को शो कर रहा है। बच्चों, हमारी नीड्स अनलिमिटेड होती हैं। जैसे जैसे हम एक नीड को पूरी करते हैं दूसरी नई नीड अराइज हो जाती है, लेकिन इन अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। यानी कि हमारे सामने ये समस्या है कि हम किस प्रकार से अपनी अनलिमिटेड नीड्स को थोड़े से रिसोर्स, थोड़ी सी इनकम, लिमिटेड रिसोर्स से पूरा करें। तो इसके लिए एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें ये चूज करना पड़ता है कि किस नीड को पहले पूरा करें और किस नीड को बाद में पूरा करें। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने उत्पन्न होती है। जब प्रॉब्लम चॉइस करना पड़ता है यानी कि डिसीजन मेकिंग हमें करनी पड़ती है, हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स का यूज कहाँ करें और किस जगह से हम रिसोर्स को बचाएं और किस जगह पर हम रिसोर्स को खर्च करें। यानी यूज ऑफ LR फॉर लिमिटेड रिसोर्स। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किस प्रकार से करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, हम अपने लाभ को अधिकतम कर सके। तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या उत्पन्न होती है जो कि हमें डिसीजन लेने के लिए बाध्य करती है कि हम किस चीज़ पर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को खर्च करें और किन चीज़ों से हम लिमिटेड रिसोर्स को बचाएं जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। चयन की इस समस्या को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या चयन की इस समस्या को हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये इकोनॉमिक्स है। इस इकोनॉमिक्स में ढेर सारी ब्रांचेज है, आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी ब्रांचेज दिखाई गई हैं। किसी ब्रांच का नाम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक ब्रांच का नाम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी को हम कहते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, किसी को हम कहते हैं फिस्कल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं। दो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज हैं जिसमें से एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरे का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ये दोनों माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं इनके विषय में बात करेंगे। आपको क्लास 11th में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। माइक्रो टर्म ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज से निकला है और इसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष। जबकि
मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो टर्म ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज MAKROS मैक्रोज से निकला है, जिसका मीनिंग होता है एग्रीगेट्स यानी कि समूह। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की समस्याओं की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स यानी कि इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खोजते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ ढेर सारी ब्रांचेज हैं, तो इन ढेर सारी ब्रांचेज में से एक ब्रांच कौन सी? दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic problems, economic facts, economic findings at individual level। अर्थात जब हम व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म का प्राइस डिटरमिनेशन एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ढेर सारी ब्रांचेज है, इसमें से एक ऐसी ब्रांच, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic facts, economic findings at aggregate levels or at economy as a whole level। अर्थात जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर समूह के रूप में स्टडी करते हैं तो वह कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। बच्चों, अर्थशास्त्र के दो एस्पेक्ट होते हैं। कभी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कभी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थात वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशूज, इकोनॉमिक बिहेवियर व्हिच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अर्थात जब हम आर्थिक समस्याओं, इकोनॉमिक इशूज, आर्थिक बिहेवियर, जो भी हमारे आर्थिक व्यवहार होते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं फैक्ट्स के आधार पर, फिगर्स के आधार पर, तो वह कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वर्तमान समय में क्या है, पिछले वर्षों में क्या था और आगे आने वाले वर्षों में क्या होगा, इन सब की गणना, इन सब की स्टडी करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की गणना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश की साक्षरता दर 16% थी, यानी कि ये हो गया एक वॉज, ये हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा एक दूसरा सेंटेंस कि वर्तमान समय में हमारे देश की साक्षरता दर 65% है। ये प्रेजेंट से रिलेटेड एक फैक्ट हो गया। मैंने यहाँ पर एक फिगर दिया 16%, 65%, ये एक फैक्ट है, ये एक फिगर है। मैं ये भी स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि अगले वर्ष हमारे देश की साक्षरता बढ़कर, मैंने कोई भी डाटा लिख दिया कि 70% हो जाएगी। अब इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है और एक फ्यूचर का है। इन तीनों में ही हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, वो वेरिफिकेबल फॉर ट्रुथ, यानी हम उनका सत्यापन कर सकते हैं। मैंने स्टेटमेंट कहा कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश की लिटरेसी 16% थी। आप इस फैक्ट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप पुराना सेंसस का डाटा खोजकर पता कर सकते हैं कि उस समय ये 16% था या नहीं। जो भी हमारे वेरिफिकेबल होते हैं, वेरिफिकेबल फॉर ट्रुथ, इसका मतलब ये है कि ये अनिवार्य नहीं है कि यह सत्य ही हो।
ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, लेकिन हम इनका वेरिफिकेशन करके इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि यह स्टेटमेंट सही है अथवा गलत। यानी कि जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उनका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ से चूँकि ये फैक्ट और फाइंडिंग्स पर डिपेंड होते हैं, ये तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का कोई वैल्यू जजमेंट नीतिपरक निर्णय नहीं होता है, मूल्यपरक निर्णय नहीं होता है। ये फैक्ट्स का रिजल्ट हमें बताते हैं, किसी प्रकार की कोई ओपिनियन से संबंधित, किसी आइडियाज से संबंधित, किसी इकोनॉमिस्ट की राय से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तव में क्या स्थिति है उसके विषय में हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये किनसे डील करेंगे? इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये अर्थशास्त्रियों के अपने ओपिनियन होते हैं, ये उनकी अपनी राय होती है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, यानी कि ऐसा कैसा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए ये अपनी ओपिनियन देते हैं, यानी कि यहाँ पर वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। चूँकि ये ओपिनियन होती हैं, ये राय होती हैं, इसलिए इनका वेरिफिकेशन फॉर ट्रुथ नहीं किया जा सकता है। किसी की राय सत्य भी हो सकती है या असत्य भी हो सकती है। ये बहुत ही मुश्किल होता है किसी की राय को सत्य या असत्य के रूप में वेरीफाई कर पाना, यानी कि हम इनका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आदर्शवादी बातें बताते हैं, ओपिनियन के रूप में होते हैं। जैसे हमारे देश से लिटरेसी रेट बढ़नी चाहिए, देश से पॉवर्टी को समाप्त कर देना चाहिए, इस टाइप के वैल्यू जजमेंट्स दिए यहाँ पर जाते हैं, जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से एकदम उलट होते हैं। एक तरफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम रियल सिचुएशंस की बात करते हैं, वास्तव में क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं, तो दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ओपिनियंस की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टडी प्रोफेसर मार्शल, पीगू, हार्ट्रे इत्यादि के द्वारा की गई। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में स्वीकार किया, जबकि प्रोफेसर सीनियर, J.S. मिल, प्रोफेसर रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में स्वीकार किया। बच्चों, इस चैप्टर का अंतिम बिंदु इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स, इसकी बात हम करते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय व्हिच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लाइवलीहुड या अर्न देयर लिविंग्स, यानी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी एक क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोग अपनी जीविका को कमाते हैं। इसमें तरह तरह की आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इनके द्वारा लोग तरह तरह के उत्पादक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। और जब हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमें एक्सचेंज, विनिमय करना पड़ता है, यानी कि डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी एंड एक्सचेंज के आधार पर इकोनॉमी को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जिस इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंसी एंड एक्सचेंज की डिग्री लो होती है उसको हम कहते हैं सिंपल इकोनॉमी, और जिस इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंसी एंड एक्सचेंज की डिग्री हाई होती है उस इकोनॉमी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चों, किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी उत्पादक क्रियाएं होती हैं उन पर सरकार का कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट की डिग्री क्या है? अर्थात सरकार का नियंत्रण उत्पादक क्रियाओं पर किस डिग्री का है? ये
तीन प्रकार की डिग्री हो सकती हैं। वेरी हाई डिग्री का कंट्रोल यानी बहुत अधिक कंट्रोल सरकार का हो, दूसरी तरफ वेरी लो डिग्री और तीसरी तरफ मॉडरेट डिग्री। यदि किसी इकोनॉमी में सरकार का उत्पादक क्रियाओं पर बहुत अधिक हाई डिग्री का कंट्रोल होता है तो उस इकोनॉमी को हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जैसे कि चाइनीज इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी। दूसरी तरफ अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज वेरी लो, बहुत कम, वेरी लो डिग्री ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट का, तो ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी, जैसे कि यूएसए की इकोनॉमी या यूके की इकोनॉमी। बच्चों, कुछ ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिन पर डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज मॉडरेट, मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी का होता है, ना तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरह से वेरी हाई और ना ही मार्केट इकोनॉमी की तरह वेरी लो होता है, बल्कि मध्यम श्रेणी का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। दूसरी प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जबकि तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करे। दो प्रकार की मार्केट फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ डिमांड एंड फोर्स ऑफ सप्लाई, जहां पर प्राइस मैकेनिज्म डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है, वो इकोनॉमी एक मार्केट इकोनॉमी कहलाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सेल्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मुख्य उद्देश्य होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को अधिक महत्व दिया जाता है। जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों के ग्रुप के हाथों में होती है। मार्केट इकोनॉमी के ठीक उलट द्वितीय प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसको कि हम प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग मार्केट फोर्सेस की हेल्प से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा होती है। किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारे डिसीजन सरकार के द्वारा या किसी एक केंद्रीय संस्था के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना होता है। इन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरी और अंतिम प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी तथा मार्केट इकोनॉमी दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। कुछ संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है तो कुछ संसाधनों पर प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व होता है। जहाँ पर सरकार का स्वामित्व है वहाँ उत्पादन संबंधी डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, जबकि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन संबंधी डिसीजन मार्केट फोर्सेस के डिमांड और सप्लाई के आधार पर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।